नमस्कार प्यारे बच्चों, वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलजा छाबड़ा है और मैं आज आपके सामने हिंदी पाठ 9 एक माँ की बेबसी पाठ कक्षा 5वीं एनसीईआरटी की किताब में रिमझिम से आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक माँ की बेबसी। यह एक कविता है जो कि कुंवर नारायण जी ने लिखी है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। जब हम ये वाली कविता पढ़ते हैं ना, तो इसकी हमारी आंखों के सामने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स बनती हैं कि बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो इस पोयम के अंदर, इस कविता के अंदर हम आज पढ़ेंगे एक लड़का है जिसका नाम है रतन, और वह एक डेफ है जिसको जो कि बोल नहीं सकता। और इसमें एक माँ का चित्र भी आपकी नजर के सामने आएगा, आपकी आंखों में आएगा। आपको लगेगा कि जैसे रतन और उसकी माँ दोनों आपके सामने ही खड़े हैं। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज होती है। कविता को हमेशा स्लोली पढ़ते हैं। अगर आप स्लो पढ़ोगे, अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे, तो आपको कविता पढ़ने में और सुनने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। तो कई बार आपको याद है, जब आप छोटे थे तो आप कौन कौन सी कविताएं पढ़ते थे, कौन कौन सी पोएम्स पढ़ते थे। तो आज भी कोई ना कोई पोयम आपको जरूर याद आती होगी। जैसे मैंने अभी बात की है आपसे कि कोई कविता, तो जरूर आपके मन में कोई ना कोई ऐसी कविता जरूर आपके मन में आ रही होगी। तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपने ये कविता पहली बार पढ़ी है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। तो जब आप कविता पढ़ते हो ना, तो आपके मन में आपके कोने में, एक मन के कोने में एक ऐसा घर सा बना लेती है जिस किसी मौके पर वह उभर आती है। तो आगे पढ़ते हैं हम। आगे है, कविता कहानी सबके साथ होती है। सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो आप इसे पढ़ें और कोशिश करें कि आपको ये समझ में आए। तो सबसे पहले अब हम कविता पढ़ते हैं। पहले पूरी कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसका भावार्थ समझेंगे। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की तरह था वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये पोएम लिखी गई है कुंवर नारायण जी के थ्रू। तो अब पढ़ते हैं हम। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। तो इस कविता के जो कवि हैं वह हैं कुंवर नारायण जी। इस कविता में रतन नाम के एक अपंग बच्चे की दशा और उसकी माँ की बेबसी का वर्णन किया गया है। रतन देखने में तो बाकी बच्चों की तरह ही था, परंतु वह बोल नहीं सकता था। रतन बाकी बच्चों के साथ रोज खेलने जाता था,
लेकिन बच्चों के लिए वह एक अजूबा था। वे उसके इशारों को समझ नहीं पाते थे, न ही उसकी घबराहटों को। उसकी आंखों में हमेशा एक डर दिखाई देता था। जब तक वह खेलता था, उसकी माँ उसके आसपास ही बैठी रहती थी। रतन से भी ज्यादा परेशान और चिंतित उसकी माँ रहती थी। रतन नाम का एक बच्चा है जो बिल्कुल भी बोल ही नहीं पाता है। वह रोज हम बच्चों के साथ खेलने आता था। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। यानी रतन रोज हम बच्चों के साथ खेलने आता था। वह हमारे साथ खेलते समय एक टूटे खिलौने की तरह लगता था। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में रतन बिल्कुल हमारे ही जैसा लगता था। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, यानी देखने में रतन जो था वो बिल्कुल हमारे ही जैसा लगता था, लेकिन हमसे अलग है। इसलिए है क्योंकि वह बोलने में असमर्थ है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। शायद इसलिए वह हमारे लिए एक अजूबा है। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था, क्योंकि वह हमसे थोड़ा सा वह अलग था। इसलिए हम सब बच्चों को ये लगता था कि ये हमारे लिए एक अजूबा है, जैसे टोटली डिफरेंट है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसे। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, निहारती रहती उसका खेलना। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। जो रतन जो कि बोलने में बिल्कुल ही असमर्थ था, यानी वह बोल नहीं सकता था बिल्कुल भी। हम बच्चे भी रोज हम बच्चों के साथ वह रोज हमारे साथ वह खेलने आता था। हम बच्चे उससे थोड़ा सा घबराते थे, उसकी घबराहटों से, उसको देख के, उसके इशारों से, वो उसकी डरी हुई आंखों से। हम बच्चे उससे घबराते थे, क्योंकि ना तो हम उसकी घबराहटों को समझ पाते थे, ना ही उसके इशारों को, ना ही वो हम लोग उसके इशारों को भी नहीं समझ पाते थे कि वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है। उसकी बातों को वो क्या बताना क्या चाह रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलता था। वह इशारों में बहुत सी बातें कह देता था। वो अपने इशारों से ही बहुत सी बातें कहने की कोशिश करता था। वह कहता था उन बातों को, लेकिन हम उसे बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाते थे। हम नहीं समझ पाते थे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। उसकी आंखों में एक भय समाया हुआ था। उसकी आंखों में ऐसे लगता था जैसे वो किसी चीज से डरता है। भयभीत ना उसकी भयभीत आंखों में, कि वह उसको ऐसा, हमें ऐसे लगता था कि वो डरा हुआ है। और हम उससे भी समझ नहीं पाते थे, लेकिन हम इस चीज को भी नहीं समझ पाते थे कि वो किसी चीज से डरा हुआ है। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती। जितनी देर वह बैठा रहता था तो उतनी देर उसकी मम्मा उसके साथ बैठी रहती थी और उसको निहारती रहती थी, उसको देखती रहती थी, उसकी तरफ उसको देखती ही रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। यानी रतन नाम का जो बच्चा जो रोज हमारे साथ खेलने आता था, तो वह जब तक हमारे पास खेलता था, हमारे साथ खेलता था, हमारे पास बैठता था, उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी, उसके नियर बाय ही रहती थी। उसकी मम्मा उसको बैठ के निहारती रहती थी, यानी उसकी माँ की नजर हमेशा खेलते हुए रतन पर ही होती थी। कवि कहता है कि वह एक छोटा बच्चा था और बहुत कुछ समझ नहीं पाता था। वो एक छोटा सा बच्चा था और वो इतना सब समझ ही नहीं पाता था कि क्या हो रहा है सब कुछ।
तो अब वह बड़ा हो गया है और समझदार भी। अब वो बड़ा भी हो गया है और अब वो थोड़ा समझदार भी हो गया है। अब उसे रतन की भाषा समझ में आने लग गई है। तो अब वो समझता है कि असल में क्या होता था, वो बच्चा क्यों डरा रहता था, क्यों सहमा रहता था। तो अब उसकी भाषा उसको समझ में आने लगी है। यह भी याद आने लगा है कि कैसे उसकी माँ बेबस आंखों से अपने गूंगे बच्चे को निहारती रहती थी। तो उसकी जो माँ थी वो बेबस थी, वो कुछ समझ नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी उसको निहारती रहती थी। रतन से भी ज्यादा बेबस तो उसकी माँ लगती थी। बड़ा होकर कवि एक गूंगे बच्चे की माँ की पीड़ा को महसूस करने लगा है। तो अब वो गूंगा बच्चा है, उसकी माँ उसको निहारती रहती थी। अब कवि जो है वो उसको अब महसूस करने लग गया है कि वो उसकी पीड़ा को समझने लग गया है, उसकी माँ की पीड़ा को समझने वो लग गया है। तो अब हम पहले थोड़े से इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। अदृश्य, अदृश्य का क्या मतलब होता है? अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। नेक्स्ट है अजूबा। अजूबा, अजूबा का क्या मीनिंग होता है? यानी विचित्र। नेक्स्ट इज भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अलग। नेक्स्ट इज इशारों यानी संकेतों। नेक्स्ट इज छटपटाहटों। छटपटाहटों का क्या मतलब होता है? बेचैनी। भयभीत, भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ। नेक्स्ट इज निहारती यानी देखती। बेहतर, बेहतर यानी और अच्छा। झलकती, झलकती का क्या मतलब होता है? झलकती मतलब दिखती। बेबसी, बेबसी यानी लाचारी। हम आगे इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है, या फिर पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे
पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद यह बच्चा दूसरों के लिए अनजाना था। तो इसमें इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो ये वाला अर्थ जो है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे, ये वाला अर्थ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप से में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो इसका था अंदर की छटपटाहट डर के रूप में। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? तो इसमें सबसे पहला है कि कब और कहाँ महसूस होती है, यानी छटपटाहट। आगे आता है अधीरता। अधीरता का मतलब होता है इम्पेशेंट होना, यानी किसी चीज के लिए बिल्कुल भी इंतजार न करना। कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो रही है, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। तो इसमें क्या दिखाया है? इसमें इम्पेशेंट यानी अधीरता दिखाई गई है, जिसके लिए आप इंतजार नहीं कर पा रहे हो। तो नेक्स्ट है इच्छा। किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। नेक्स्ट है संदेश। संदेश का मतलब होता है हमारा मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, इसको कहते हैं संदेश। संदेश यानी मैसेज। तो हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। तो इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो इसके अंदर होता है हमारा संदेश। संदेश वाला अर्थ रतन पर लागू होता है कि वो बताना चाहता है अपनी बातें, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम काफी दूर हों या अकेले हों, या फिर कम समय कम हो और हमें पता है कि कोई काम पूरा कर लेना है, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। तो आगे है यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तो आप घबरा जाओगे ना कि डांट पड़ेगी, डर जाओगे, तो इसको बोलते हैं घबराहट। जो बच्चा बोल नहीं सकता, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो इसका आंसर आपका हो सकता है कि जैसे पहले हम घबराहट हमें तब महसूस होती है जब हमारे मन में किसी चीज का डर बैठा हो या समय पर काम ना पूरा हुआ हो, तो ये होते घबराहट। लेकिन इसके अंदर है जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। तो इसमें आएगा जो बच्चा बोल नहीं सकता वह घबराता होगा क्योंकि लोग उसके इशारों को ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। वो जो बोलना चाहता है क्या लोग उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आगे हैं थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। तो रतन क्या सोचकर घबराता होगा? रतन अपनी बात को बाकी बच्चों को न समझा पाने के डर से घबराता होगा। तो आगे है अपने दोस्तों से पूछ कर बताओ कि कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, और साथ में आप कारण भी पता करो उसका। तो आप इसमें अपने फ्रेंड का किसी का नेम राइट करोगे कि वो किस चीज से घबराता है, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 आप 4 अपने फ्रेंड्स ले लो और एक एक जने से पूछो कि तुम किस बात से घबराते हो। तो यहाँ पे नेम राइट करना और किस बात से घबराता है, जैसे कई आपके अंधेरे से घबराते हैं बच्चे, अंधेरे से घबराते हैं क्योंकि, और कारण क्या होता है कि भूत का डर होता है, उनको लगता है कि भूत ना आ जाए।
तो दूसरा, जैसे नदी के पानी से घबराते हैं, पानी से घबराते हैं कि कहीं हम डूब ना जाएं। ऊंचाई से घबराते हैं कि कहीं हम गिर ना जाएं। और अकेले होने से घबराते हैं कि कहीं कोई पकड़ के ना ले जाए। तो यहाँ पे उसका कारण लिखना और यहाँ पर किस बात से वह घबराता है। आगे है, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता है जिस तरह पहले करता था। इसके संदर्भ में खाली स्थान भरें। तो खिलौना है गाड़ी, खिलौना है गाड़ी, टूटने का कारण है पहिया निकल जाने पर, और नतीजा है चल नहीं पाती। नेक्स्ट है गुड़िया, गुड़िया सीटी निकल जाने पर, जब टूट जाती है यानी जब उसकी सीटी निकल जाती है तो इसमें आएगा आवाज नहीं आती उसके अंदर गुड़िया में से। नेक्स्ट है गेंद, गेंद के अंदर हवा के निकल जाने पर, उसका टूटने का कारण क्या है, हवा के निकल जाने पर, और उसका नतीजा क्या होता है, उछल नहीं पाती। नेक्स्ट है जोकर, चाबी निकल जाने पर, कारण है चाबी निकल जाने पर वो टूट जाती है, और नतीजा क्या है, करतब नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है बेबस, बेबस शब्द बे और वश से जोड़कर बना है। बे क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है, और वश क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए शब्दों में यह बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो। तो इसमें यह जरूरी नहीं है, जैसे इसके अंदर बे का मतलब उन्होंने दे रखा है कि बे का मतलब है बिना, लेकिन हर उपसर्ग का मतलब नहीं होता है। तो कोई वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसका उपसर्ग होता है लेकिन हम उसका मीनिंग नहीं बता सकते क्योंकि उसका मीनिंग कोई होता ही नहीं है। तो आगे इसके अंदर हमें बे से और भी वर्ड्स लिखने हैं। जैसे हम लिख सकते हैं बेनाम, बेघर, बेवजह, नेक्स्ट है बेसहारा, बेहिसाब, बेशरम, बेईमान, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। इस ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, आंखें आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वे तरह तरह के भाव लिए हुए नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो। तो इसके अंदर कौन सी नजरें तुम पहचानते हो, जैसे सहमी नजरें, क्रोध भरी नजरें, जब गुस्सा आता है वो क्रोध भरी नजरें होती हैं। शरारती आंखें, मतलब कोई शरारत कोई कर रहा हो तो उसको शरारती आंखें कहते हैं। सहमी आंखें मतलब डरी हुई नजरें। प्यार भरी नजरें मतलब कोई आपसे प्यार से कोई आपको देख रहा है। उनीदी आंखें, डरावनी आंखें यानी डराने वाली आंखें। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो आप इनमें मुहावरों के अर्थ लिखिए और उसके बाद उनके वाक्य बनाइए। तो अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, वाक्य आप खुद ही बना लेना। आंखें दिखाना यानी डराना, नेक्स्ट है आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, नजरें फेर लेना यानी अनदेखा करना,
नजरें चुराना यानी अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी सच ना जानने की कोशिश करना। आगे पढ़ते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। तो ये जो है क्वेश्चन, ये आपको खुद ही करना है। इसके अंदर मेरी माँ बहुत खुश होती है। जब आपकी मम्मा कब सबसे ज्यादा हैप्पी फील करती है? जब एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, यानी जब हमारे एग्जाम्स में अच्छे अंक आते हैं तब हमारी माँ बहुत खुश होती है। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मुझे गलती न हो, कि मुझे गलती का एहसास हो जाए, मुझे पता हो कि मैंने यहाँ पे गलती करी है, इसलिए हमें डांट पड़ती है। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छे अंक लेकर अपनी एक पहचान बनाऊं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं बीमार पड़ता हूँ या पड़ती हूँ। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। And this ends with your chapter. So thank you so much.